कुछ दिन पहले श्रीलंका, कल बांग्लादेश और आज नेपाल, जो कि एक छोटा सा मुल्क जो हिमालयास के बीच में बसा हुआ है। ये सब सिर्फ एक नारे से शुरू करके लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को ही बदल दिए। सिर्फ 17 साल की डेमोक्रेसी में यहाँ 10 से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर बदले गए। क्या बनी हुई नई गवर्नमेंट उन जेनजेड के डिमांड्स को पूरा करेगी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस इश्यू को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे देखना होगा। नेपाल जो एक भारत का पड़ोस मुल्क है, और जब बात कल्चर्स की आती है तो लगभग इन दोनों मुल्कों में सेम कल्चर्स रहते हैं। एक वक्त था जब नेपाल में बादशाहत का राज चलता था। जब 2008 में 200 साल पुरानी बादशाहत खत्म हुई और नेपाल एक डेमोक्रेटिक देश बना। यहाँ सवाल ये आता है कि क्या जब से नेपाल डेमोक्रेटिक देश बना, क्या आवाम के प्रॉब्लम्स और आवाम के मसाइल पूरे हुए? जवाब है नहीं। सिर्फ इन 17 सालों में 2008 से लेके अब तक नेपाल में 10 से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स बदले गए। ये सब तो ठीक था, मगर इसी साल जनवरी में नेपाल की इकोनॉमी में ऑलरेडी क्राइसिस चल रहे थे। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई थी। ये सब देखकर वहाँ के रहने वाली आवाम छोटे छोटे रैलीज, छोटे छोटे प्रोटेस्ट करने लगी। इन प्रोटेस्ट में, इन रैलीज में सबसे आगे यूथ थी। सिर्फ उनके दो डिमांड्स थे, नौजवान को जॉब्स दो और करप्शन को ख़त्म करो। इसी महीने 4 तारीख को वहाँ की हुकूमत जब सारे सोशल मीडिया ऐप जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सबको बैन कर दी गई, तो वहाँ की आवाम को ये लगने लगा कि हुकूमत असली मसाइल जैसे बेरोजगारी, करप्शन, ये सब को इग्नोर करके सिर्फ आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए इन ऐप्स को बैन कर दी गई। इन ऐप्स के बैन के खिलाफ यूथ जब काठमांडू और बहुत सारे शहरों में प्रोटेस्ट के लिए आए तो वहाँ की पुलिस असली बुलेटों के साथ उनको शूट कर दी गई। इन शूट्स में 19 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। ये सब देखकर वहाँ की आवाम, वहाँ की यूथ और भड़क गई। अपने ही देश के लोगों को जब पुलिस असली बुलेट्स के साथ शूट करके मार दी तो वहाँ रहने वाले लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। लोग गुस्से में आकर प्रेसिडेंट हाउस, पीएम ऑफिस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमले शुरू कर दिए। जब प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ गया तो केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। मगर इस प्रोटेस्ट के दौरान एक अजीब वाकया सामने आया। नेपाल की जेलों में बंद हुए 13,000 से ज़्यादा कैदी इस प्रोटेस्ट के दौरान भागकर आज़ादी पा लिए। यहाँ सोचने वाली बात है, अगर 13,000 से ज़्यादा कैदी एक बार आज़ाद हो गए तो देश में क्या असर पड़ेगा? नेपाल में हुए प्रोटेस्ट और रैलीज का सबसे बड़ा चेहरा है जेनजेड यानी यूथ। वहाँ रहने वाले यूथ के पास डिग्रियां तो है मगर नौकरी नहीं। वहाँ रहने वाले यूथ के पास टैलेंट है मगर सिस्टम में जगह नहीं। अब सवाल ये उठता है, केपी शर्मा ओली ने तो रिजाइन कर दिया, मगर अब हुकूमत किसके हाथ में होगी? प्रोटेस्टर्स ये कहते हैं कि आप सिर्फ कुछ दिन के लिए इंटरिम हुकूमत बनाए। इंटरिम हुकूमत यानी टेम्पररी गवर्नमेंट, कुछ दिन के लिए। मगर प्रोटेस्टर्स ने 4 डिमांड करे हैं। उनमें से एक है पार्लियामेंट को डिसॉल्व करो, दूसरा है नए इलेक्शंस कराओ, तीसरा है करप्शन को पूरी तरह खत्म कर दो, चौथा है यूथ को भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करो। जब कभी भी दुनिया में कोई प्रोटेस्ट होता है तो मीडिया सिर्फ पत्थरबाजी और तोड़फोड़ को दिखाती है, मगर नेपाल का मामला कुछ अलग है। क्योंकि कल प्रोटेस्ट के दौरान पोस्टर्स, बैनर्स लेके गवर्नमेंट को सवाल करने वाली यूथ आज काठमांडू की गलियों में थैलियां, झाड़ुआं लेकर सड़क साफ कर रही है। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, जिम्मेदारी थी। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, ये सड़क हमारा है, ये देश भी हमारा है, अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यहाँ ये मंजर सबको एक मैसेज देता है, यूथ सिर्फ तोड़ने वाली नहीं, यूथ बनाने वाली है। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अपने जवानी को देश को बिल्ड करने में रखें, ना कि सिर्फ कंप्लेंट करने में। सब देखने के बाद अब हर इंसान को यह महसूस होगा कि नेपाल अब नया जन्म ले रहा है। तो दोस्तों, जब 12 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने अपने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को रिजाइन कर दिया तो
वहाँ एक नई इंटरिम हुकूमत बनाई गई। उस इंटरिम हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर बनी सुशीला खरगी। ये 2016 और 2017 के बीच चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल रह चुकी हैं। ये पहली औरत है जो नेपाल की प्राइम मिनिस्टर बनी। अब तो नेपाल के अगले इलेक्शन 5 मार्च 2026 को होने वाले हैं। अब पूरे दुनिया वालों के दिल में एक सवाल ऐसा उठता है, क्या बनने वाला नया नेता पूरे नेपाल के करप्शन को खत्म करेगा? अब यूथ के सपने क्या पूरे होंगे? नेपाल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक इस प्रोटेस्ट के दौरान 70 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा दिए। उनमें से 3 पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। इन प्रोटेस्ट को, इन रैलीज को, आवाम के गुस्से को देखकर नेपाल के आईटी मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने सोशल मीडिया पे लगे हुए बैन को हटाने का फैसला किया। दोस्तों, नेपाल एक मुल्क नहीं, एक इतिहास है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट की कहानी नहीं, एक नई सोच की शुरुआत है। पूरी दुनिया के लोगों को नेपाल की यूथ ये मैसेज दी है कि अगर जब देश का जवान सवाल करने पे आ जाए तो सरकार क्या हिमालय भी गिर सकता है। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या नए दौर में नेपाल एंट्री ले रहा है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले नए एक्सप्लेनेशन वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।